मेरे छात्र छात्राओं, आज मैं आपको 12th क्लास के तीसरे अध्याय में स्तन और दूध स्राव, इसके बाद कुछ जंतुओं के जो गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि काल होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए मेरे मित्रों, मैंने यहाँ स्तन के बारे में एक शॉर्ट जानकारी आपको दिया है, जो आपके 12th में एग्जाम में जितनी आवश्यकता है उतना ही मैंने इसमें आपको मेंशन किया है। ऐसे तो इसमें अगर हम विस्तार करना चाहें तो काफी देरी हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक जितनी आवश्यकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है। ब्रेस्ट में मैंने लिखा है मानव मादा में स्तन गोलाकार वसीय यानी वसा से भरा हुआ उभरा हुआ मांसल रचना है, जो वच मतलब छाती, इसको हम लोग वच कहते हैं, जो वच थोरेक्स में सामने की ओर मौजूद रहता है। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआत में ही आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्रेस्ट की संख्या जो होती है वो 2 होती है और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। यह स्तन में क्रियाशील श्वेत अर्थात या स्त्री में क्रियाशील श्वेत अर्थात पसीना, श्वेत किसको कहते हैं? पसीने को कहते हैं। श्वेत पसीना ग्रंथि अर्थात स्वीट या सेबेशियस ग्लैंड का रूपांतरण से विकसित होता है। यानी शरीर में हमारे जो पसीने निकलने वाली जो ग्रंथियां हैं उसको सेबेशियस या स्वीट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि कहते हैं। उस वही ग्रंथि जब मॉडिफाइड हो जाता है, रूप परिवर्तित कर लेता है, तो परिवर्तित करने के बाद स्तन ग्रंथि में बदल जाता है। और स्तन ग्रंथि का संबंध किससे होता है? स्तन से होता है, ब्रेस्ट से होता है, जिसे स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड कहते हैं। यौवन अवस्था यानी 11 से 13 वर्ष में यह स्तन के रूप में, जबकि प्रेगनेंसी काल में यह काफी विकसित हो जाता है और शिशु जन्म के बाद लगभग 2 से 3 दिनों में माता के स्तन से दूध निकलने लगते हैं। यानी जब कोई स्त्री एडोलसेंस की अवस्था, किशोरावस्था प्राप्त करती है, कोई बालिका 11 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था उम्र को प्राप्त करती है, तो वैसे समय में उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो ब्रेस्ट विकसित होते हैं। ब्रेस्ट जो है ज्यादा डेवलप कर जाता है और उससे भी ज्यादा डेवलप वो तब करता है जबकि वो स्त्री मां बनने वाली होती है, यानी उसका प्रेगनेंसी काल, गर्भावधि काल चल रहा होता है, तो उस समय उसके स्तन जो है और ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। और इसके बाद भी स्तन डेवलप होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा उत्पन्न हो जाता है, तो बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो दूध का स्टोर स्तन में होता है। स्तन में जो स्तन ग्रंथियां होती है, दूध ग्रंथियां होती हैं, उसमें मिल्क जमा रहते हैं, इसके वजह से स्तन और ज्यादा डेवलप होता है। तो 3 स्टेज पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, और जन्म लेने के तुरंत बाद दूध का स्राव नहीं होता है, उसमें कुछ घंटों का समय होता है। ये स्त्री के अंदर होने वाले हार्मोनल क्रियाओं पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरली माना जाता है कि 24 घंटे के बाद ही दूध का स्राव स्त्रियों में होता है। मैंने यहाँ जो बुक में मेंशन है वही मैंने लिखाया है। 2 से 3 दिनों में माता के स्तन से दूध निकलने लगते हैं। स्तन की बनावट और रचना चित्र में बतलाई गई। ये चित्र में आपको मैंने स्तन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने दिखलाया है। देखिए, सबसे पहले यह स्तन जो है वो बना हुआ है, वो फुला हुआ है, जो उभरा हुआ जो रचना है वो किस ऊतक की वजह से है? वो है एडिपोस टिश्यू की वजह से। एडिपोस टिश्यू किसको कहते हैं? वैसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में वसा संग्रहित रहती है, वसा जमा रहती है, उसको हम लोग एडिपोस टिश्यू कहते हैं। आप लोग देखते होंगे ऊंट में कुबर जो रहता है पीछे, वह कुबर में भी वसा जमा रहता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो है आपके बहुत जगह हमारे वसा जो है जमा रहते हैं और वसा का जमा रहने का एक स्थान है एडिपोस टिश्यू, जो मांसपेशियों के नीचे होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आगे का जो आपको स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है, ये निप्पल है। ठीक है, जिसको घुंडी कहते हैं, चुचुक कहते हैं। इसके पीछे देखिए एक घेरा होता है, काला या भूरा रंग का घेरा रहता है। ये तो आगे ज्यादा डीप रहता है, ये काला रहता है। उसके पीछे जो है लगभग भूरा घेरा रहता है, जो धीरे धीरे और ज्यादा ब्लैक कलर का और ज्यादा डार्क कलर का होता चला जाता है, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। ठीक है, एरियोला और निप्पल के पास से जो है अनेक लैक्टिफेरस डक्ट निकले हो जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्तन ग्रंथियां, दूध ग्रंथियां निकली हुई रहती है, नलिकाएं निकली हुई रहती है। और नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या 15 से 20 होती है। प्रत्येक नलिका में आपके 15 से 20 जो है मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, छोटे पाइच आपको दिखला रहा है, थैली जो दिखला रहे हैं, इनकी भी संख्या 15 से 20 होती है।
और ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ताकि दूध का ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सके और दूध स्टोर भी रह सके। इसके बाद यहाँ पीछे का डायग्राम को देखिए, इसमें मैंने रीढ़ दिखलाया है, ये मसल्स है, ये पेक्टोरलिस मेजर्स है और ये थोरेसिक वॉल है। ये सारे आपको डायग्राम जो है ये ब्रेस्ट से, स्त्री के ब्रेस्ट से संबंधित। और पुरुषों में जो ब्रेस्ट होता है वह ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है, रिमिलेटरी होता है, वह जो है अवशेषी अंग के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, अब देखिए लैक्टेशन, ये तो मैंने आपको ब्रेस्ट की रचना बतला दिया। अब दूध का स्राव जो इस हम जन्म में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहले उसका भोजन जो होता है वो माँ का दूध होता है। आप लोग देखते भी होंगे कि डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि बच्चे को कम से कम तो 6 महीने माँ का दूध भरपूर मात्रा में पिलाना चाहिए। इससे बच्चे का उचित विकास भी होता है, साथ ही साथ बच्चे में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी डेवलप होती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा हेल्थ में कि किस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग स्तर पर जो है प्रोडक्शन मतलब जन्म से लड़ने का या किसी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हमारे अंदर इम्यून पावर किस प्रकार से डेवलप होता है। देखिए लैक्टेशन, दूध स्राव, बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद स्तन से दूध नहीं निकलता बल्कि कोलोस्ट्रम यानी दूधन यानी फेनुस निकलता है। आप देखेंगे जब कोई गाय या बछड़ा देता है, अपना बच्चा देता है, तो गाय जब गाय वाला ग्वाला जो है दूध जब पहुंचाता है आपके पास, तो जब बछड़ा वाला मतलब बच्चा जो दिया है तुरंत जो मतलब बच्चे को जन्म दिया है जो गाय, उस गाय का दूध जब आता है तो वो दूध काफी गाढ़ा होता है, उसमें मतलब क्या कहता है पीलापन ज्यादा रहता है। और हम लोग जब पता चलता है कि कोई ग्वाला को कोई गाय जो है वह बच्चा देने वाले हैं, तो हम लोग उसको पहले से इस बात की ताकीद भी करते हैं कि आप जो है अगर होगा तो फेनुस हमको थोड़ा सा पहुंचा दीजिएगा। फेनुस ग्रामीण भाषा में उसको फेनुस कहते हैं। ठीक है, दूधन या फेनुस, ये हल्का पीला तरल पदार्थ निकलता है जिसे प्रो मिल्क कहते हैं। मिल्क से पहले की जो मिल्क होती है उसको प्रो मिल्क कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म में इसको मेडिकल टर्म में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और बायोलॉजिकल टर्म में इसको प्रो मिल्क कहते हैं। प्रो मिल्क अर्थात कोलेस्ट्रॉल में फैट ड्रॉपलेट्स यानी इसमें फैट्स रहते हैं, केसीन नामक मिल्क प्रोटीन रहता है। दूध में जो पीलापन होता है ना वो केसीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी दूध में अगर पीलापन है तो वह पीलापन जनरली केसीन की उपस्थिति से होता है। और केसीन टूटता किससे है? कैल्शियम पैराकैसिनेट से टूटता है। यही वजह है कि जब बच्चे को आप देखेंगे कि जो बच्चा अपने माता के दूध पर या किसी भी दूध पर निर्भर कर रहा है, उस बच्चे के पेट पर दबाव पड़ जाए या किसी वजह से अगर उसको उल्टी होती है तो ऐसे कंडीशन उसका दूध जो निकलता है मुंह से जो उल्टी निकलती है, वोमिट जो आता है, उसमें आपके फटे हुए दूध देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो केसीन है ना, वो केसीन जो है वो क्या करता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये इसलिए होता है क्योंकि दूध बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है वो कमजोर होती है और दूध जो होता है वो तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ तेजी से आगे गुजरेगा और पाचन उसका प्रॉपर बढ़िया से हो नहीं पाएगा, जिससे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूध को जो है अर्ध तरल रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, और उसमें केसीन जो है वो मदद करता है, तो बदल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? केसीन जो है टूट जाता है, रेनिन पेप्सिन क्या कहता है टूट जाता है, और टूट जाने की वजह से जब वह दूध हल्का फटा हुआ रहता है, जब गुजरता है तो ज्यादा देर तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने की वजह से दूध को पचाने में मदद मिलती है। और वैसे उसी बीच में अगर बच्चे का उल्टी हो जाए किसी वजह से, तो वह जो है उल्टी जब करता है तो बच्चे के दूध में फटे हुए जो है आपको क्लॉटिंग नजर आते हैं। ठीक है, देखिए फैट ड्रॉपलेट्स, केसीन नामक मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज नामक मिल्क शुगर। मिल्क शुगर आपको मैंने बताया है, 11th क्लास में पढ़ाए भी हैं कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है ना, तो उसी में आपका क्या आता है? लैक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है, ग्लूकोज आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो लैक्टोज नामक मिल्क शुगर, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि दूध में कौन सा एंटीबॉडी मौजूद रहता है? आईजीए नामक एंटीबॉडी मौजूद रहता है। ये आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर में। एल्व्यूली सेल यानी एल्व्यूली यहाँ जो बनाया है, एल्व्यूली सेल्स विटामिन, खनिज इत्यादि मौजूद रहती है। ये सब कम मात्रा में रहता है, ये ज्यादा मात्रा में रहता है। अब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अगला पीयूष ग्रंथि से स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिछला पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन
स्तन से दूध स्राव में मदद करता है। ये दोनों हार्मोन का योगदान होता है। लेकिन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माँ अपने बच्चे को अभी दूध पिलाई है और बच्चे का भूख मिट गया है, कुछ देर बाद फिर बच्चे को दूध की आवश्यकता है, फिर दूध चाहिए, तो इस बीच जो दूध का निर्माण जो होता है वो कौन करता है? वो प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, एवं ऑक्सीटोसिन को मिल्क इंजेक्शन यानी दूध निष्कासन हार्मोन कहते हैं। ये होता क्या है? देखिए, दूध ऑटोमेटिक नहीं निकलने लगता है। देखते हैं ना आप लोग की कुछ गायों को जब दूध निकाला जाता है तो उसके बछड़े को उससे लगा दिया जाता है ताकि बच्चा जो है दूध को खींचे। जब बच्चा दूध को खींचना शुरू करता है, दूध आने लग जाता है उसके स्तन से, तो बच्चे को अलग कर दिया जाता है और ग्वाला जो है दूध दूहना शुरू कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे और माता के बीच में सेंटिमेंटल रिलेशन जुड़ा हुआ रहता है। जब बच्चा माँ के निप्पल से दूध खींचता है ना, तो वैसे कंडीशन में माँ को एक तंत्रिका संवेदना प्राप्त होती है, उसकी वजह से आवेग उत्पन्न होता है। वह आवेग जो है आपके हाइपोथैलेमस में पहुंचता है, जो मस्तिष्क में जो स्थान होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर रहता है, हाइपोथैलेमस में पहुंचता है और वहां हाइपोथैलेमस में पहुंचने के बाद वहां से पीयूष ग्रंथि को संवेदना भेजी जाती है कि आप दूध का प्रोडक्शन करें, दूध का निर्माण करें। ठीक है, तो देखिए, और दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए हमने लिखाया है नवजात शिशु के वजन को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम तक बढ़ाने में मदद करता है। जब बच्चा निप्पल यानी स्तन का अगला भाग चुचुक से दूध सट खींचता है तो वह एवं उसके आसपास की संवेदी तंत्र की आवेग स्पाइनल कोर्ड से होते हुए मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को संबंधित हार्मोन की मदद से दूध स्राव हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार से बच्चे में दूध का मतलब माता में दूध का स्राव होता है और बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए। डब्बे पर भी लिखा हुआ मिलता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। एक तो माँ बच्चे को भी फायदा होता है, बच्चे का प्रॉपर डेवलप होता है, मेंटली डेवलप होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है, बीमारियों से लड़ने की उसमें इम्यून शक्ति का जो है वह विकास होता है ना। और आज के समय में, कोरोना के समय में ये सब सिस्टम आज जान ही रहे हैं कि हमारे लिए इम्यून सिस्टम कितनी ही आवश्यक हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये केवल बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि माँ को 6 महीने तक गर्भ धारण करने से रोकता भी है, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, है ना। लैक्टेशनल एमिनोरिया के तहत आपको हम आगे जाएंगे चौथा लेसन में, तो आपको पढ़ाएंगे कि 6 महीने तक बच्चे को जन्म देने के 6 महीने तक गर्भ धारण से बचा जा सकता है। अगर सेक्स भी कर रही है कोई लेडी तो वह गर्भ धारण नहीं कर पाती है क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया वहां काम करता है। ठीक है, इसके बाद इससे फायदा और भी है। माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो स्तन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, जैसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्त्रियों में होने वाला एक कॉमन कैंसर है। अधिकांश स्त्रियों को जो खास करके अपने माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जो है संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है और डॉक्टरों का ये कथन है कि हर स्त्री को अपने बच्चे को प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। इससे उसकी माता और बच्चे के बीच में मेंटली कनेक्शन भी बना हुआ रहता है, इमोशनली टच बना हुआ रहता है। साथ ही साथ कई सारे रोगों से माँ और बच्चे दोनों का अवरोध होता है, कई सारे रोगों से वो दोनों बच सकते हैं और दोनों का सही ढंग से विकास होता है। ठीक है, इसके साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग पीरियड अर्थात जेस्टेशन पीरियड अर्थात गर्भावधि का गर्भकाल के नाम से जानते हैं, उसे हम यहाँ बताने जा रहे हैं। यानी कितने समय तक कोई भी जीव अपने गर्भ में बच्चे को रखता है और उसके बाद समय आने पर बच्चे को जन्म देता है। तो जितने समय तक बच्चे का लालन पालन वो अपने गर्भाशय में करता है उसी को हम लोग गर्भकाल जेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसे मैंने यहाँ लिखा है और ये सारे एवरेज लिखे हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको मैं टाइम बतला रहा हूं, जो दिन मैं आपको बतला रहा हूं, वो बिल्कुल इसके लिए सही ही हो। ये अप्रोक्स है और साथ ही साथ इसकी बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारे स्पीशीज
कि बहुत सारी जो है जातियां होती हैं और जातियों में भी उनके कई कैटेगरीज होते हैं, इसलिए वो डिपेंड करता है उसके ऊपर भी, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए डाटा जरूरी है वो डाटा मैं यहाँ उपलब्ध आपको करवा रहा हूँ। देखिए, मानव का जीवन काल 280 दिन, यहाँ देखिए 279 दिन, क्योंकि 9 महीना 9 दिन का एक स्त्री बच्चे को अपने गर्भ में रखने का काम करती है। शेर का 106 से 115 दिन, बाघ का 93 से 112 दिन, चीता या तेंदुआ का 90 से 105 दिन। तेंदुआ और चीता में कुछ अंतर होता है, ठीक है। चीता किसको कहते हैं? चीता के शरीर पर धब्बा धब्बा गोल गोल दाग रहता है, तेंदुआ के शरीर पर ये नहीं रहता है, ठीक है, और ये पेड़ पर चढ़ सकता है। चूहा का 22 दिन, ओपोसम चूहिया 13 दिन। ओपोसम एक ऐसी चूहिया है जो कि कई बच्चों को अपने पीठ पर लाद कर इधर से उधर फुदकते रहती है, यानी दौड़ते रहती है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार में दे दिया है। ओपोसम चूहिया अपने कई बच्चों को पीठ पर रखकर चलती है, 5-6 बच्चे को जनरली पीठ पर रख के चलती है। गिलहरी 35 दिन, खरगोश 30 दिन, कुत्ता या बिल्ली का 63 दिन, गिनी पिग 68 दिन, बकरी या भेड़ का 148 दिन, रीसस बंदर 213 दिन, गाय का 270 से 284 दिन, भैंस का 310 दिन, घोड़ा का 330 दिन, सुअर का 144 दिन, कंगारू का 44 दिन, गधा का 370 दिन, ऊंट का 383 से 400 दिन, चिंपांजी का 250 दिन, भेड़ 365 दिन, भेड़ मछली नहीं है, भेड़ स्तनधारी है, जिराफ 420 दिन, गैंडा 510 से 540 दिन, चमगादड़, चमगादड़ जो है कोई पक्षी नहीं है, चमगादड़ जो है स्तनधारी है, चमगादड़ का 40 दिन से 180 दिन। इसमें बहुत बड़ा जो है आपको अंतर देखने को मिलता है इसका पीरियड का, क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये जो है आपको इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाथी का 641 दिन, ये सारे जो है आपको सबसे ज्यादा जीवन का क्या कहता है गेस्टेशन पीरियड हाथी का ही बताया गया है, सबसे अधिक गर्भावधि काल हाथी का ही बतलाया गया है। इस प्रकार से आपको कुछ मैंने डाटा दिया है, ये केवल आपके 12th परीक्षा में पूछे या ना पूछे, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन में मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली इसी के अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है।